डॉक्टर निवल किशोर, ये एक बड़ा इशू होता है कि जब विपक्ष में आप लोग रहते हैं तब इस बात की कोशिश की जाती है, सत्ता पक्ष में रहते हैं तब ये कोशिश नहीं की जाती है जातिगत जनगणना का, जो कि बिहार में ये तर्क लागू नहीं हो सकता। लेकिन क्या जातिगत जनगणना ही सॉल्यूशन है? और दूसरा सवाल इसी में कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बीजेपी लगातार कहा करती है कि देखिए उनको भी इसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिन शब्दों का यूज किया मनोज जी ने, उन शब्दों का सामना मोदी को भी करना पड़ा। बीजेपी ये कहती है कि इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि वो ओबीसी हैं, इस वजह से उनको खास शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया क्योंकि वो ओबीसी हैं। डॉक्टर नवल अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए। देखिए, हमने लगातार, हमारे दल और हमारे दल के नेता ने लगातार यह माना है कि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो जातिगत गैर बराबरी है। 1980 के दशक में और 90 में जो सरकार बनी उसमें भी लालू प्रसाद यादव जी निर्णायक भूमिका में थे और मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है, या उससे पहले जो पहला पिछड़ा आयोग था उसके रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर जातियों की जानकारी होती तो हम रिपोर्ट और स्पष्ट दे पाते। और मुंगेरी लाल का रिपोर्ट जो आया बिहार के संदर्भ में उसमें भी कहा गया। तो जो जातियों की जानकारी जिसकी बात की जा रही है वो तो जरूरी एक माना ही गया, पहले ही माना गया है, और हम लोग और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है। और ये बात आपका कहना है गलत है कि हम लोग विपक्ष में रहते हैं तब बोलते हैं। मैंने कहा उसमें बिहार एक्सेप्शन है, उसमें मैंने उसी के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिहार में सरकार में थे, मैंने वो एक्सेप्शन साथ में जोड़ के इसीलिए बताया आपको। लेकिन बाकी जगहों पर ये सवाल उठता है कि बिहार को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी जगह इस तरह की कोशिश नहीं की है जब सत्ता में रहे, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या दिल्ली में ही जब आप लोग सत्ता के भागीदार थे उस वक्त भी आप लोगों ने कांग्रेस पर दबाव नहीं डाला, जो आज बातें की जा रही हैं। अगर हम दबाव नहीं बनाए होते, और उस समय तो भाजपा भी कह रही थी जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो 2011 के बाद जो जनगणना हुई एससीसीसी वो कैसे हुआ? आप देख लीजिए पार्लियामेंट्री डिबेट में या संसदीय पैनल में, उसमें हमारे पार्टी का स्थान लगातार रहा है। और इसका नहीं तो मतलब जातिगत जनगणना होना इंपॉर्टेंट है या आंकड़े पब्लिक डोमेन में आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी है तो पब्लिक डोमेन में आंकड़ा नहीं आया ना 11 वाला, जब आप लोग सत्ता में थे, वही तो मैंने पूछा। नहीं, वो इसलिए नहीं आया, वो तो उसके लिए तो भाजपा भी जिम्मेदार है। भाजपा ने कहा कि 2018 में आएगी और संसद के पटल पे बोला, वो चाहे जेटली जी हो चाहे ये होम मिनिस्टर हो, दोनों ने बोला। ये तो एकाएक 2020 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने बोला कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए कि देश का एक लौता ऐसा पार्टी होगा जो कि कहता है कि बिहार में तो होगा तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन देश में नहीं करा सकते। ये जो पोजीशन है, ये दोहरा जो पोजीशन है वो घातक है। इसका मतलब है कि आप सीधे से इस बात को नहीं मान रहे हैं कि ये जरूरी है या नहीं है। जातिगत जनगणना होने से आप कहते हैं जातिवाद होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि जाति तो हर कोई जानता है। जातिवाद वो होता है कि जानते हुए भी उसको नहीं कराना। चलिए मैं वापस आऊंगा डॉक्टर नवल, बाकी लोगों से भी एक बार सवाल हो जाए। डॉक्टर अजय आलोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा वही है, संप्रदाय का कॉलम जोड़ने की बात कही जा रही है, क्या इसमें कास्ट का भी कॉलम होगा जो विपक्ष एक मुद्दा बनाता रहा है, और क्या वो कॉलम सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा या मुस्लिम और बाकी कम्युनिटीज के लिए भी हम देखेंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि अभी ये सूत्रों के माध्यम से खबर है कि केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इसमें अभी देरी है। एक बार जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो हम देखेंगे किस किस कॉलम के तहत होगा, कि उसमें वर्ग का मेंशन किया जाएगा कि नहीं, धर्म का मेंशन किया जाएगा कि नहीं, जाति का मेंशन होगा या नहीं, आर्थिक स्थिति क्या है उसका मेंशन होगा कि नहीं, और क्यों हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का होगा, सिखों का होगा, सिखों में भी दलित वर्ग होता है, ईसाइयों का होगा उसमें भी दलित वर्ग होता है। जब आरक्षण की बात की जाएगी तो आरक्षण की बात आप मुसलमानों को क्यों नहीं करेंगे, आप सिखों को क्यों नहीं करेंगे, जैनों को क्यों नहीं करेंगे? तो जब आएगा कॉलम तो उस पर दहल करेंगे। लेकिन आज जो इसको ये मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, आज प्रियंक खड़गे का बयान आया है, कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, और जातीय जनगणना तो कर्नाटक सरकार ने पहले करवा ली और रिपोर्ट मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, और डिप्टी सीएम बोलते हैं कि अगर जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं रखने नहीं दूंगा। आज प्रियंक खड़गे कहते हैं कि कैबिनेट में इसको हम पेश नहीं कर सकते हैं। तो दोहरा रवैया किसका है, हमारा है कि इनका है? सेंसस इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि 21 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था। तो जब सेंसस होगा, ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें पूरे 1-1.25 साल लगेंगे पूरे देश की गणना करवाना, और उनकी आर्थिक दृष्टि क्या है, सामाजिक दृष्टि क्या है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों की जातिगत जनगणना की जैसी बात कीजिएगा तो इनको मिर्ची लगने लगती है, उछलने लगते हैं अपने सोफे से। क्यों भाई, जातियां जब हैं तो सब में है, तो सबकी गणना होगी। अब क्या क्या कॉलम आता है उसके बाद बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, आज इस पर उछलने की क्या जरूरत है?
ठीक है डॉक्टर सुनील, क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा जनगणना से जिस तरह से जुड़ता है उसी तरह से जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ेगा, जिस पर कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहे वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, चाहे बीजेपी अगर दिल्ली में है तो या कर्नाटक में अगर कांग्रेस है तो? आयुष जी, जाति हिंदुस्तान में सच्चाई है, मगर ये जाति जनगणना को हमेशा राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है। इसे लोग राजनीतिक मंशा साधने में और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि जाति के फायदा के लिए वो करते हैं। वो केवल अपना रोटी सेकने के लिए इतने बड़े हाय तौबा मचाते हैं, क्योंकि जाति जानना, अगर देखिए सेंसस की बात कि मैं करा रहा हूं, कोविड के कारण नहीं हुआ, अगर 25 में हो रहा है तो सारे राजनीतिक पार्टियों को पहले तो स्वागत करना चाहिए सरकार का, सरकार से कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि जाति और उपजाति का उसमें रहे, डिमांड करनी चाहिए। लेकिन देखिए इनका दोहरा चरित्र क्या होता है, जो विपक्ष द्वारा शासित राज्य है वहां चुप रहते हैं, वहां नहीं कराते हैं। कर्नाटक में करा करके रिपोर्ट टेबल नहीं करते हैं, जब अपनी सरकार थी कराया नहीं। और अब एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि जाति के हम हिमायती हैं और भाजपा नहीं है, तो ये इस राजनीतिक पचड़ेबाजी में मैं नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए बिहार में जाति आधारित गणना हुई, नतीजतन 500 करोड़ खर्च हुए, फरवरी में लिया गया निर्णय, जितने रिजल्ट आए उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है। आधा से ज्यादा घरों के लोग कहते हैं मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो कुछ बातें आई कि जो पिछड़ी वर्ग की जातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी या सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी ज्यादा है उनके प्रतिशत से, इस बात पर चर्चा नहीं की गई। आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और राजनीतिक तीरंदाजी शुरू हो गई। तो हमें लगता है कि इतने सेंसिटिव चीज को जनता देख रही है कि कोई किसी जात का हिमायती नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए तरह से बातें। अब उनके देखिए है कि भाई 10% लोगों के पास, ये 90% के पास ये है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। बिहार का जब जाति आधारित जनगणना हुआ तो भाजपा भी सर्वदलीय बैठक के साथ ये अप्रूव था, ये किया गया। इसमें क्या है, इसमें अगर डीप में जाएंगे तो बहुत सारी जातियां हैं जिनकी राजनीतिक भागीदारी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी है, उसको तो चर्चा करते हैं। एक वहां से लेके देखिए बहुत सेंसिटिव इश्यू है, और इस बात में मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करूंगा, इसकी राजनीतिक तीरंदाजी करने के लिए आपके पास मुद्दे अनेक होंगे, इस मुद्दे में सब कोऑपरेट करें। क्योंकि जाति जनगणना का जो मकसद है कि जितने लोग कल्याणकारी कार्य बने, तो हमें मालूम चले कौन सी जातियां कितनी गरीब है, कहां पर है, किस इलाके में है, ताकि लोक कल्याणकारी का जब हम कार्यक्रम बनाएं तो उन सब चीजों का ध्यान। डॉक्टर नेवल मैं लौटूंगा सुनील जी, मैं लौटूंगा। ठीक है डॉक्टर नेवल, सवाल यही है कि अगर रिप्रेजेंटेशन का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, तो एक ही परिवार के 2 सदस्य 2 सदनों में अगर नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो कहां से रिप्रेजेंटेशन हो रहा, कहां से हिस्सेदारी मिल रही है उनको? और सवाल ये कि क्या एक सेंसिटिव इश्यू को जिसका यूज लोक कल्याण के लिए किया जा सकता है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर राजनीतिक वार पलटवार का गेम खेला जा रहा है? चलिए देखिए, राजनीतिक वार पलटवार तो एक चीज है, वो तो हर जगह रहेगी ही, लेकिन इसका फायदा है या नहीं, ये आपको विचार करना होगा। अभी जो भूतपूर्व जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि उनको पूरा मेमोरी को मिटा देना चाहिए, तभी ये बात बोल पाएंगे। जब बिहार में जातीय जनगणना या गणना हुई, उस समय तमाम तरह के जो सवाल है उसका जवाब दिया गया, और उसके आधार पे जब आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये तो संवैधानिक है। नहीं ठीक है डॉक्टर सुनील, एक करके बोल लेंगे आप। ठीक है डॉक्टर सुनील, ठीक है, आप दोनों डॉक्टर हैं, आप दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लगाए, आराम से बोलिए, एक करके बोलिए। डॉक्टर नवल, जो मेरा सवाल था, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो बीमारी है, अगर उसकी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, और चूंकि सामाजिक बीमारी है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जहां आपके पास ताकत है, आप नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को दे सकते थे, किसी और कमिटी को दे सकते थे। जब परिवार में ही 2 नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी वाला आप कहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में, जहां आपके पास ताकत है, जहां आप डिसीजन आप ले सकते हैं? डॉक्टर नवल, देखिए आप ये सवाल सारे पार्टियों से मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूछूंगा। लेकिन अपने सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना डॉक्टर नवल? नहीं, हम दे सकते, आप दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो निर्णय होता है दल में, वो सर्वमान्य होता है, वो तो ना आपसे पूछ के लिया जाएगा, ना सुनील जी से पूछ के लिया जाएगा, हर दल का ही आला है। नहीं, मैं निर्णय पे नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती, ऐसे तो बीजेपी भी कहती कि सारे सांसद हमारे इसके पक्ष में नहीं थे, मैं ये रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर पूछ रहा हूं कि जहां आप कहते हैं कि जो दबे कुचले हैं, जिनका सदियों तक शोषण हुआ, तो उनको मौका क्यों न मिले?
और उसकी शुरुआत विद इन द पार्टी जब आपको करने का एक मौका था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, तो वहां रिप्रेजेंटेशन दे के आप एग्जाम्पल सेट करते और बीजेपी से कहते देखिए हमने ये किया, आप ये करके दिखाइए। नहीं क्या ना? ये सवाल जो है ये सवाल ही गलत है। जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल ही गलत है। इसका प्रतिनिधित्व से क्या लेना देना है? राजनीतिक क्यों नहीं? रिप्रेजेंटेशन बतौर नेता विपक्ष दोनों सदनों में एक ही फैमिली को अगर मिल रहा है तो क्या इससे बाकी लोगों का हक खत्म हुआ या मिला, ये बताइए आप। और क्या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात कहां रह गई डॉक्टर नवल? नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन की बात है। आप पूरे पार्टी को देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा, मुंडी रजक भी दिखेगी, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी मिलेगी और तमाम तरह के रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे वहां पे। आप देखना सिर्फ वो आपके लिए वो एक परिवार से है, हमारे लिए वो दल के सर्वमान्य नेता है। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बेशक है, इसीलिए मैंने राबड़ी जी कहा। और उनकी इज्जत मैं इसलिए करता हूं कि एक किचन से उठकर राज्य को चलाने तक के पद पर वो पहुंची, बहुत ताकतवर एक एग्जाम्पल वो है। लेकिन इसके बावजूद वो हिस्सेदारी वाला मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है डॉक्टर नवल। आप बताइए ना, संघ परिवार का भारतीय जनता पार्टी में क्या लेना देना है? कोई ऐसा निर्णय है जो एक ऐसा संगठन लेता है जिसका कोई जवाबदेही नहीं है। राजनीतिक दल के रूप में भाजपा कुछ नहीं है। आप उस संघ परिवार से सवाल पूछ सकते हैं क्या? आप इससे जो अगर संघ परिवार में मोहन भागवत की जगह उन्हीं की फैमिली से होंगे तो वो भी मैं सवाल पूछूंगा।